हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु में मंगल कुंभ लगन की कुंडली जिसकी है, और राहु में मंगल 1 वर्ष 18 दिन चलेगा, फलित बताने के प्रयास करते हैं। तो स्पेशल ये वीडियो जो है उन जातकों के लिए जो ज्योतिष से प्यार करते हैं या जिनका राहु में मंगल चल रहा है और कुंभ लगन है। तो बहुत लिमिटेड दायरा हो गया देखने वालों का। निश्चित रूप से भाई जो जिसकी कुंभ लगन है वो देखेगा, जिसका राहु मंगल है वो देखेगा, तो आपको उपयोगी लगेगा और बड़ा काम का लगेगा वीडियो। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। यदि आप चाहते हो कि ये एस्ट्रोलॉजर ठीक ठाक ईमानदार है, इसे कुंडली दिखवा लेनी चाहिए, तो बहुत नॉमिनल फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभात। सभी को नमस्कार। देखो, ज्योतिष का मतलब प्रकाश है और ज्योतिष एक आध्यात्म विद्या है, वेद का नेत्र है। वेद के 6 भाग होते हैं, ठीक है, उसमें से एक वेद के 6 अंग होते हैं, इसमें ज्योतिष भी एक है। ज्योतिषी का मतलब है लोगों को समझाना, और जब कठिन समय में है, जीवन के कठिन समय में फंस गए हैं, उत्साह खत्म हो गया है, तो उनको अध्यात्म की ओर ले जाना और सही मार्ग देना, ना कि उनको उनकी कुंडली निकाल के गंदे गंदे योग बता के उनसे धनेटना, डराना और उनके जीवन के उत्साह को ख़त्म कर देना, सुखा देना। मैं आपके जीवन के उत्साह को बढ़ाने आया हूँ, ना कि कम करने। और इस वीडियो में कोई पैसे का लेन देन नहीं है, कोई नगीना नहीं है। जिसे अच्छा लगे देखे, नहीं तो स्किप करके आप अपने घर में आराम से आनंद कर सकते हो। नक्षत्रों की दशा सामान्यतः चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है उसी के अनुरूप चलती है। जब आपका जन्म के समय जो चंद्रमा मिला उसी से जन्म विंशोत्तरी दशाएँ स्टार्ट होती है। तो एक क्रम बनाए हैं। यदि आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हो तो आपकी गुरु की दशा चालू होगी, ऐसा उदाहरण से मैंने बताया। ठीक है, ऐसे दशाओं का क्रम चलता है, जैसे बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष। राहु तमस है, इसके बाद गुरु की दशा लगेगी सत्व, मतलब आप तमस से सत्व की ओर जा रहे हैं। तो यदि दशा बदलेगी तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है भाई। तमस ग्रह जो है, लोभ, लालच, धन इकट्ठा करना, पैसे कमाना, नेगेटिविटी, उससे आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो, तमस के ऊपर। तो निश्चित रूप से राहु मंगल के बाद आपकी गुरु आएगी, तो जीवन में बड़ा बदलाव इंतजार कर रहा है। ये आखिरी दशा को छिद्र दशा कहते हैं। जनरली 90% मामलों में ये नेगेटिव जाती है, कुछ मामलों में बहुत अच्छी जाती है। ठीक है, राहु जो मंगल है वो उच्च का होता मकर राशि में 28 अंश का, और नीच का होता कर्क राशि में 28 अंश का। अंश क्यों बताया जा रहा है? ये अंशों का बड़ा खेल है ज्योतिष में। हो सकता है आपका मंगल नीच का हो लेकिन 1-2 डिग्री 5 डिग्री का हो तो उतने खराब फल नहीं देगा। हो सकता है आपका मंगल उच्च का हो लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री का हो तो शायद उतने अच्छे फल ना दे। तो इस तरीके से जानना, कोई भी ग्रह जो है अपनी अंतर्दशा में फल देते हैं, तो हमको सारा ध्यान मंगल पे लगाना है कि आपका मंगल कैसा है। आपका मंगल कैसा है? क्या मंगल मृत्यु भाग में, विषघटी में है, या पुष्कर नवांश में? इसकी अच्छे से जांच आप एस्ट्रोलॉजर से करा सकते हो। ये पुष्कर नवांश की तालिका है, इससे पुष्कर नवांश चेक करते हैं। नवग्रह स्त्रोतम बहुत अच्छा विकल्प है। किसी की कोई भी ग्रह दशा चले, कितनी भी खराब, 7.5 चले, मंगल की चले, राहु की चले, शनि की चले, नवग्रह स्त्रोतम से ग्रहों की शांति होती है बिना पैसे के। ये ऋषि व्यास जी ने बोला है, ये हमने नहीं बोला भैया, ये व्यास जी कृत है। ठीक है, जपा कुसुम संकाशम कास्पेम माधुतिम तमोरिम सम सर्पावनम प्रतोस्मि दिवाकरम। तो इसका उपयोग करो यार, बिना पैसे के, है ना। राहु और केतु जिस ग्रह में रहते हैं उसी की राशि के मालिक हो जाते हैं। राहु केतु की न दृष्टि है और न राहु केतु की कोई राशि होती है। सभी ग्रह केंद्र में और त्रिकोण में अच्छे फल देते हैं और 6, 8, 12 में खराब फल देते हैं। राहु के ऊपर मैंने बहुत से वीडियो बनाए, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। राहु मानसिक रोग भी देता है, राहु शैतानी देता है। पंचम भाव, अष्टम भाव में राहु चंद्रमा के साथ हो तो बहुत कष्टप्रद हो जाता है। यही साइकेट्रिक डिसीज देता है, डेल्यूशन, इल्यूशन, हेल्यूसिनेशन मतलब मेरे को कोई मारने आ रहा है, मेरे को किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे भाई ने कुछ कर दिया है, मेरी दुकान नहीं चल रही, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, कोई पिशाचनी आती है हमारे घर में, है ना। और हमारे वीडियो और हमारे यहाँ यूट्यूब में तो डराने वाले है ही कि भाई आपकी कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ है तो पिशाच योग हो गया, राहु मंगल का अंगारक हो गया, राहु चंद्र का ग्रहण हो गया, राहु सूर्य का ग्रहण हो गया, है ना। तो ऐसे शैतान लोग हैं भाई। जब राहु और चंद्रमा एक साथ तो ग्रहण कैसे लगा यार?
ग्रहण स्पेशल डे पे लगता है, हर बार हर दिन ग्रहण लगेगा, हर महीने ग्रहण तो नहीं लगता ना, ऐसा। तो अमावस्या जरूर होती है भैया, है ना, तो सावधान रहने की जरूरत है। ज्योतिषी का मतलब आपको दब्बू बनाना, घर बिठा देना, डराना नहीं है। हम आपको बोलते हैं कि भाग्य ज्योतिष कर्म और प्रारब्ध पे है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा यार, ये ज्योतिषी को चक्कर मत रहो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पेट पालने के लिए कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, मतलब हमारी पेट के भी लाले पड़ जाएंगे। अन्नगत, कलयुग में अन्नगत प्राण है, हमारे प्राण अन्न में है, अन्न नहीं खाएंगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे, बाकी सब ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। यदि आपकी खराब दशा चल रही, जैसे राहु मंगल शनि केतु ऐसे क्रम चल रहा है, राहु की महादशा, अंतरदशा मंगल की, प्रत्यंतर शनि की आ गई, सूक्ष्म दशा केतु की आ गई, प्राण दशा शनि की आ गई, तो ये लगातार पाप ग्रहों का क्रम हमारे लिए बहुत कष्टप्रद होता है। तब हमको क्या करना चाहिए, नवग्रह पाठ करके हमको राहत मिलेगी। नवग्रह का पाठ, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, है ना, रामायण महाभारत, सॉरी रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, है ना, इससे लाभ होता है यार। पैसे ऐसे नहीं लगते यार हर जगह, है ना, पैसे के चिकलत मत पालो। राहु तमस है, या फिर ये तमस को एक्टिवेट कर देता है ना, और मंगल भी जो है बहुत सारे तमस और रजस गुण से भरपूर है। जब राहु चलता है तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी हो जाती है, सरकारी लोगों को डिपार्टमेंट इंक्वायरी, जो उद्योगपति है उनके यहाँ छापा, और ये राहु पॉइजन, फांसी लगाना, सुसाइड अटेम्प्ट, इस प्रकार की चीज़ें फलित करवा देता है, ठीक है। और इनकम टैक्स के यहाँ जीएसटी का नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस, तनाव में आ जाते हैं लोग। और सरकारी लोग तो फिर ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक्टिवेट हो जाता है, विभागीय जांच होने लगती है, तो फिर यही समस्याएं आती, ईडी का नोटिस, तो ये तो वो। तो राहु में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है। राहु कभी कभी गंगा स्नान करा देता है 9वें 10वें स्थान पे। यदि राहु 9वें और 10वें से युक्त हो तो बहुत लाभकारी भी होता है, ठीक है। राहु पंचम भाव में कई बार संतान की समस्या दे देता है। ऐसे राहु के अच्छे और बुरे दोनों फल मिलते हैं। मंगल के 3 नक्षत्र, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, यदि आपका मंगल इन तीनों नक्षत्रों में है तो निश्चित रूप से थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। हमको ग्रहों के कारकत्व जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ग्रहों के इन्हीं कारकत्वों के अनुरूप फल हमको मिलेंगे। ये ग्रहों के मंगल का कारकत्व है, ये भी मंगल का कारकत्व, और ये भी मंगल का कारकत्व, ठीक है। अब हम आपकी कुंडली में ये देखते हैं, कैसे फल देखेंगे, देश काल परिस्थिति, फलित के तरीके, भाव भावेश की स्थिति, षडबल और षडबल निकालने का तरीका, है ना, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व। तो हम आपकी बिना कुंडली देखे तो कुछ देख नहीं सकते, लेकिन हम आपको कारकत्व से और लघु पाराशरी से बताने का प्रयास करेंगे, और कुछ ज्योतिष के जो अनुभव है वो बताएंगे। जब मैं आपकी कुंडली देखूंगा तो बहुत सारी चीज़ें, नवमांश कुंडली देखूंगा, षोडश कुंडली देखूंगा, और ये सारी मैंने तालिका लगा रखी है कि कौन कौन से जन्म को अशुभ जन्म माना गया है, तो हम वो भी देखेंगे कौन सा जन्म अशुभ जन्म है, तो हम वहाँ पे अशुभ जन्म भी चेक करेंगे कि भैया ये जन्म अशुभ जन्म है, ठीक है। तो ये सब मैंने लिख दिया है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जब किसी की ज्योतिष ना निजी रूप से हमसे वो कुंडली दिखवाता है तो एक एक चीज़ चेक करते हैं। गंडमूल नक्षत्र, ये गंडमूल, इसका जन्म, किसी का गंडमूल में जन्म होता है तो उसके जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। ऐसी कुंडलियाँ बहुत आती है, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, मघा, मूला की ज़्यादातर आती। इनके जीवन में थोड़ा ज़्यादा तनाव रहता है। हम अष्टक वर्ग भी देखते हैं, इन बिंदुओं से उसके शुभ और जीवन में तरक्की भी देखते हैं। अष्टक वर्ग के माध्यम से भी फलित देखे जाते हैं, ठीक है। महाराज पाराशर ने बताया है कि यदि मंगल लग्न से 11वें, 5वें, 9वें भाव में हो तो शुभ, उच्च का हो, स्वनवांश में हो। मंगल यदि दशाधिप से, मतलब दशाधिप कौन होगा, राहु से मंगल यदि 5वें, 9वें, 3रे, 11वें में हो तो शुभ। यदि दशापति से, दशापति राहु होगा यहाँ पे, राहु से मंगल यदि 6, 8वें, 12वें में हो तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। और मंगल यदि कुंडली में द्वितीय, सप्तमेश हो तो ज़्यादा कष्टकारी होगा। उसके लिए वृष, मतलब बैल का दान या गाय का दान। तो हम आपको बताते हैं कि ये महंगे आइटम है दान, बैल और गाय, अब संभव नहीं है आज के दुनिया में। तो हम क्या करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बताते हैं या अन्नदान की बात करते हैं, ठीक है। और ये सब दान उन लोगों के लिए जिनकी सामर्थ्य हो, जिनके पास बजट नहीं है, उनके लिए हम विष्णु सहस्त्रनाम का कर लें, पर्याप्त है। षडाष्टक ग्रह खराब फल देते हैं कि आपस में 6, 8 और 2 12 के, है ना। षडाष्टक क्या होता है वो भी बता देते हैं। षडाष्टक इस तरीके के योग बनते हैं, जैसे मंगल से ये 6ठा आ गया और यहाँ 8वां हो गया तो ये षडाष्टक हो गया। और ये योग कहीं पे भी बन सकते हैं, ये देखो ये षडाष्टक बन गया और ये षडाष्टक बन गया। तो इस तरीके के योग कहीं पे भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ से षडाष्टक कैसे बनेगा, ये षडाष्टक हो गया, ठीक है, और ये षडाष्टक हो गया, ऐसे योग षडाष्टक बोलते हैं।
तो यदि आपके राहु यहाँ पे हो, ये इस तरीके से षडाष्टक हो गया, ठीक। और ये हो गया 7 और ये 8 हो गया षडाष्टक। ऐसे योग ये आपस में 2-12, ये 2-12 योग हो गए, ये 2-12 हो गए। राहु से गिनोगे तो आप मंगल दूसरा, और मंगल से गिनेंगे तो राहु दूसरा, ये भी 2-12 बने। इस तरीके जैसे हमने राहु से गिने तो राहु से दूसरा, ये मंगल इधर से घुमा के गिनेंगे तो 12 आ गया। ये 2-12 योग भी आपस में खराब फल देते हैं। अब मैं आपकी कुंडली में ये बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा खराब है, ठीक है, शुभ है अशुभ है। जैसे लग्नेश को हमेशा बोला जाता है कि लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। तो जनरली लोगों के प्रश्न क्या होते हैं कि क्या लग्नेश के रत्न पहन सकते हैं, तो लग्नेश यहाँ शनि है, तो लग्नेश के रत्न शनि का आप जो नीलम पहन सकते हो। लेकिन शनि उच्च का हो गया तो रत्न की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और यदि कहीं नीच का हो गया तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नीच के ग्रह और उच्च के ग्रह के रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और तो और यदि छठे भाव में है, 8वें भाव में है और 12वें भाव में है तो रत्न धारण ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी केंद्र त्रिकोण में हो तो फिर कर सकते हो, ठीक है। तो लग्नेश शुभ है, लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हैं। गुरु कैसा है, गुरु यहाँ पे उपचय है और एक मारक है, ठीक है। तो गुरु का रत्न धारण नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी हाल में। और गुरु कहीं उच्च का हो गया तो यहाँ पे कई बार हमने देखा कि ऐसा उच्च का गुरु कई बार बहुत अच्छे फल नहीं देता है ना, बहुत इससे अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। कारण उसका क्या है कि वो छठा भाव है, ठीक है। बाकी आप दुनिया को जीत लोगे, बहुत सारे फायदे होंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा करोगे और दुनिया से लड़ने में माहिर होगे, लेकिन अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कम रहती है। तो यहाँ रत्न की जरूरत नहीं, और यहाँ पे जैसे नीच का हो गया तो बिल्कुल रत्न की जरूरत नहीं हुई। आपका धनेश और लाभेश नीच का हो गया है, तो आपके धन का कारक नीच का हो गया भैया। यहाँ पे बड़ा ये अच्छा योग नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि आपका उपचय लाभेश और ये नीच का हुआ है। तो कई बार हम देखते हैं कि ये योग में चूंकि धनेश नीच का हो गया है तो धन का अभाव हो जाता है। भाई गुरु नीच का होना कुंडली में, गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु धन भाव का कारक, पंचम भाव का कारक, नवम भाव का कारक, दसम भाव का कारक और 11 भाव कारक। यदि गुरु नीच का होता तो इन भावों के कारकत्व में कमी देखने को मिलती है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ग्रह के बारे में समझ के आपको बताना। 11वां भाव यहाँ पे ना एकादश भाव यहाँ बाधक भी कहलाएगा, तो गुरु बाधकेश भी हो जाता है, ठीक है। तो गुरु ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है हम इस कुंडली में, ठीक है। लेकिन गुरु धनेश है, मौके पे धन भी देगा, मौके पे लाभ भी देगा। ऐसे हमको काल परिस्थिति से समझना, अंधाधुंध फलित नहीं, ठीक। अब यहाँ पे मंगल उपचय है और दशमेश है, दशमेश होके मंगल शुभ है, और मंगल को यहाँ केंद्र का दोष भी नहीं लगता, लघु पारिसरी कहती है। लेकिन उपचय होकर खराब है तो हम क्या बोलेंगे, मिश्रित फल देगा, आधे अच्छे आधे बुरे फल देगा। अब मंगल के लिए रत्न की बात कर लें, मंगल यहाँ पे नीच का हो गया, रत्न पहनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे उच्च का हो गया तो रत्न पहनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक उल्टा मार्केट का एक्सप्लोजर आपको पहनाएगा, ठीक है, जो कि शास्त्र मना करता है। तो मंगल इस कुंडली में अच्छा है, मान सकते हैं। मंगल का रत्न जो होता है मूंगा पहन सकते हो, लेकिन दो परिस्थिति बताया मैंने कि यदि मंगल यहाँ नीच का हो, यहाँ हो, या उच्च का हो तो जरूरत ही नहीं, और 8वें भाव में मंगल हो तो रत्न नहीं धारण करना। अब देखते हैं शुक्र को। शुक्र इस कुंडली में चतुर्थेश होकर थोड़ा इसको केंद्र का दोष लगेगा, और ये नवमेश होकर अति शुभ भाग्येश। तो ये शुक्र की दशा में पिता से रिलेटेड चीज़ हो जाए, माँ से रिलेटेड कोई चीज़ हो जाए, माता पिता को लेके कोई बात हो जाए, होगा। शुक्र जब भी शुक्र का माह होता है, पिता के साथ कुछ होता है, ये माँ के साथ कुछ हो सकता है, ठीक है। धार्मिक यात्रा हो सकती है, वाहन खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। शुक्र रत्न जो है उच्च का यहाँ होगा, ठीक है। तो उच्च का हो गया तो उसके रत्न की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और यदि नीच का हो गया तो यहाँ इसका रत्न हमको पहनना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ, नवमेश होके नीच का हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। कई बार ये कष्टप्रद होता है ये, ठीक है। और ये हमारी प्रॉपर्टी वाला प्लैनेट नीच का हो गया, ठीक है। हो सकता है हमारे पास घर का अभाव हो जाए, या घर के मामले में कोई हमको हानि हो, क्षति हो, ठीक है। तब भी देखेंगे जब मंगल का कारकत्व भी देखेंगे, यदि कारकत्व भी नीच का हो तो ज़्यादा हानि होती है। ऐसे समझ समझ के बताया जाता है यार। बुध इस कुंडली में पंचमेश होके शुभ है और अष्टमेश होके बहुत खराब है, तो हम क्या बोलेंगे, मिश्रित फल देगा। लेकिन फिर भी इसका रत्न पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, खासकर जब ये उच्च का हो जाए तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
यहाँ उच्च का हो गया तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे नीच का हो गया तो बिल्कुल रत्न धारण करने की ज़रूरत नहीं है। और मंगल कहीं यहाँ छठे भाव में, बुध यहाँ छठे में हो, 12वें में हो तो रत्न धारण ना करें। तो बुध इस कुंडली में कैसा है, हम बोलेंगे बुध इसमें मिश्रित फल देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बुध तक हो गया। इसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा सस्टेश होके बहुत खराब है, इसका मोती धारण ना करें। सूर्य मार्केश है, ठीक है, इसका रत्न माणिक धारण ना करें। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सूर्य उच्च का हो गया तो भी रत्न धारण करेंगे, क्योंकि दिमाग में बात भर दी गई लोगों ने, है ना, उच्च के ग्रहों के रत्नों की जरूरत ही नहीं है। तो भैया जातक की पत्नी पराक्रमी हो सकती है, जातक पराक्रमी हो सकता है, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, और पत्नी के माध्यम से भी जातक का भाग्योदय हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे नीच का हो गया तो ये पत्नी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यदि सप्तमेश नीच का होगा यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, एक तो हमारा अनफॉर्चुनेट यहाँ भाग्य स्थान पे हुआ, पिता को कष्ट, पिता के कारण कष्ट, पिता को भी कष्ट, और जो है हमारा वैवाहिक जीवन खत्म हो सकता है, या हमको 2 शादी करनी पड़ सकती है, या तलाक वलाक हो जाए, इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो सूर्य यदि छठे भाव में, 8वें में और 12वें हो तो उसका रत्न धारण ना करें। ठीक है, अब सारे ग्रहों का हमने आपको बता दिया, मंगल सब ग्रहों का हो गया। अब सीधे मंगल की बात करते हैं। मंगल लग्न में हो, अब आपका राहु कहाँ बैठा मैं नहीं जानता यार, मैं तो मंगल का बता रहा हूँ, मंगल का सुन लो। देखो लग्न 10वें से यदि मंगल यहाँ आता है तो भाई ये योग है पाराशरी के हिसाब से, राजयोग कहलाएगा। ठीक है, 10वें से यदि लग्न में आया अच्छी बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो अपने से पंचम गया, यदि 10वें सो के ये धन भाव में गया तो ये योग कार्य, इससे कोई नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव है ये। और यहाँ गया तो अपने घर में गया, कोई भी ग्रह अपने घर में अच्छे फल देता है, और यहाँ से जाके वो अपने घर को भी देखता है, तो यहाँ का मंगल बहुत ही अच्छे फल देने वाला होता है। एक तो अपने तीसरे घर को मजबूत करता है और 10वें घर को भी मजबूत करता है, तो ये तो प्रगति देगा जब भी मंगल ये चलेगा तो। ठीक है, अच्छे फल देगा। और यहाँ गया तो यहाँ भी बहुत बुरा नहीं है भाई, अपने से 7वां गया और अपने घर को देखता है। ठीक है, तो और अपने से दूसरा गया है तो ये सुख में बढ़ोतरी करेगा, कोई नेगेटिव नहीं है इसके रिजल्ट, तरक्की देगा, प्रमोशन देगा। यहाँ गया तो अपने से तीसरा गया और अपने से 8वां गया, तो ये क्या करेगा, आपको काम धंधे में नुकसान पहुंचाएगा ये, क्योंकि अपने से 8वां बैठा है। ठीक है, हो सकता है ऐसे मंगल में आपका काम छूट जाए और जॉब की समस्या आ जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। और संतान को लेके कोई कष्ट हो सकता है, क्योंकि संतान भाव में मंगल बैठा है, संतान को भी कष्ट देगा। और आपकी यात्रा हो सकती है, अपने से उपचा गया है तो आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है। यहाँ गया तो अपने से 9वां गया है लेकिन नीच का हो गया है, और यहाँ अपने से 4था हो गया है ये। तो भैया कोई भी प्लानेट छठे स्थान पे नीच के फल खराब नहीं देते, कोई भी प्लानेट छठे 8वें 12वें भाव में नीच के ग्रह फल खराब नहीं देते। ठीक है, तो ये छठे भाव को तो बहुत मजबूत कर देगा, लेकिन इन भावों में प्रॉब्लम पैदा कर देगा। यहाँ पे कोर्ट कचहरी, 10 काम धंधे से कोर्ट कचहरी हो जाएगी, छोटे भैया ये कम्युनिकेशन ट्रैवलिंग में कोई विवाद की स्थिति बनाएगी, लेकिन कोर्ट कचहरी उसकी मजबूत रहेगी, वो जीत जाएगा, हेल्थ की समस्या से भी निपट लेगा। लेकिन यहाँ का नेगेटिविटी, छठा भाव मजबूत होगा लेकिन 10वां भाव कमजोर होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो अपने से 10वां आया और अपने से 5वां आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया ये क्या करेगा, देखो ऋषि पाराशर ने बताया है कि 7वां 8वां मंगल वैधव योग तैयार करता है और विवाह के मामले में बहुत तैयार करता है। अब लेकिन किसी का विवाह हो गया हो, ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि किसी की मंगल की दशा ही नहीं लगी, तो भैया मंगल की दशा ही नहीं लगी तो ना कोई वैधव योग नहीं होगा उसका, और कोई बुरा नहीं होगा। ऐसे मंगल में भी कोई आप शादी कर लो तो कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बचपन में ही मंगल की दशा मिल गई, या फिर हमको कभी बचपन में इसको मंगल की दशा हमको जन्म में मिली ही नहीं, तो मंगल की कोई हानि नहीं होगी। यदि कोई भी ग्रह से बनने वाले योग उसकी दशा ही नहीं आती तो वो फलित नहीं आएगा। जैसे केमद्रुम योग, पता लगा चंद्रमा की दशा ही नहीं आई तो केमद्रुम योग का कोई मतलब नहीं। अब ये 8वें में है तो अपने से 11वां गया है और यहाँ 8वें में गया है, तो देखो, और अपने से उपचय में गया है, तो ये तीसरे भाव के लिए तो बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो तीसरे भाव को यहाँ से देखता भी है, आकस्मिक धन की प्राप्ति कराता है, लेकिन ये भाव के लिए नेगेटिव है यार भैया ये। ठीक है, तो ऐसे समय में जातक को कि काम धंधा बंद हो जाए, नेगेटिविटी हो जाए और बड़ी हानि हो, जातक अनुसंधान रिसर्च के कोई काम में अच्छा फल प्राप्त करे, उसमें बाधा आए, ठीक है, इस तरीके का हो सकता है। क्योंकि 8वां भाव बाधा भाव है, अंधेरा है। अब अंधेरे में बैठा ग्रह से क्या उम्मीद करेंगे। यहाँ गया तो
अपने से 12वां, लेकिन ये योगकारी है। नवमेश का दशम में जाना ऋषि पाराशर ने योगकारी बताया है। और तो और अपने घर को यहाँ से देखता है, तो यहाँ आने से वो इस घर को भी मजबूत करता है, इस घर को मजबूत करता है। तो यदि किसी की कुंडली में ऐसे योग में है तो वो आपको धार्मिक यात्रा दे सकता है, काम में परिवर्तन करा सकता है, आप स्विच कर सकते हो, कंपनी कोई अच्छी कंपनी में जा सकते हो, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, बदलाव हो सकता है, काम की जिम्मेदारियां में बदलाव हो सकता है, पिता से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे निश्चित रूप से ये बली होता है, दिग्बली होता है मंगल, और आपको प्रमोशन देगा, तरक्की देगा। आप आईएएस आईपीएस बन सकते हो, फौज में जा सकते हो, जिम्मेदारी काम कर सकते हो, प्रशासक बन सकते हो, सैनिक बन सकते हो, सेनाध्यक्ष बन सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ठेकेदार बन सकते हो, और रियल एस्टेट के काम कर सकते हो, दबंग बन सकते हो। ये लाभ, दशमेश का लाभ इसमें जाना कोई भी बुरा योग नहीं है। और अपने से ही पंचम गया है, तो भैया हो सकता है जातक अपने घर में सबसे बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। अब ये मंगल यहाँ पे जीव संबंध, जीव को हानि करता है। अपने से बड़े भाई से संबंध हमारे खराब हो सकते हैं, या बड़े भाई की कोई हानि एक्सीडेंटल ऐसे मामले में हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मंगल दशमेश होकर उपचय हो गया, तो भैया ये यादक हो सकता है विदेश में जाके बहुत अच्छा करे। अपने घर से दूर जाके, हर एक आदमी विदेश हो जाएगा नहीं, अपने घर से दूर जाके ये बहुत अच्छा करे और बहुत तरक्की करे। इस प्रकार के फलित की हम उम्मीद इससे कर सकते हैं कि 10-12 भाव अब्रॉड है, ठीक है। अब मैंने सारे फलित बिना कुंडली देखे आपको बता दिए यार, ठीक है। अब चलते हैं मकर। रत्न का भी बता दिया। ये प्रारब्ध वाला मेरे एक वीडियो देख लेना आप। और देखो भाई, भूपति भावी मिटे नहीं, होनहार कभी नहीं मिटता नहीं है, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ईश्वर की प्रार्थना करो, ग्रह शांति होगी। मंगलवार के लिए मंगल का व्रत रह सकते हो, और अनाज का दान सकते हो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हो, ओम अम अंगारकाय नमः का जप कर सकते हो। और अंगारक स्त्रोत है ये, और ये मंगल स्तुति है। ये मंगल ऋण मोचक मंगल स्त्रोतम है, ये भी बहुत बढ़िया है। मंगल ऋण के लिए भी होता है ना, कई बार मंगल नीच का हो तो जातक ऋणी हो जाता है। मंगल कवच, ठीक। और ये नव बुध उसके लिए है, राहु। ओम राम रावे नमः जपने से राहु की शांति होती है। ये राहु का स्त्रोत है, ये राहु का कवच है, और ये राहु का दान है। ये राहु गोचर में खराब हो तो ये है, और ये राहु का दान, ये भी राहु का दान। और ये नीच के ग्रह या छठे 8वें 12वें स्थान पे के ग्रह ये रत्न धारण नहीं कर सकते, इसलिए श्लोक है, रेफरेंस है। और दुर्गा जी का पाठ करने से दुर्गा कवच, सप्तशती अर्गला कीलक, तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, सिद्धकुंज का स्त्रोत से राहु शांत होता है। और अब जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है यार, है ना। नवदा भक्ति से भी हमारा जो है ग्रह शांत होते हैं। नारद भक्ति सूत्र में बताया है कि शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। गीता में बताया है कि मेरे भक्तों की कभी हानि नहीं होती है, ठीक है। और ये जो हमारे शास्त्रीय उपाय हैं, इनसे भी ग्रह शांति होती है। हमको कोई धन की जरूरत नहीं खर्च करने की। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा विकल्प है, इससे ग्रह शांति होती है, ठीक है। ये मेरा वीडियो हो गया भैया ख़त्म। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। हरे कृष्णा।